औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th ज्योग्राफी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हमने इससे पहले क्रॉप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े, हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े। उसके बाद हमने जो फार्मिंग पैटर्न्स है वो हमने पढ़े, कौन सी क्रॉप कहाँ पे पाई जाती है वो हमने देखा। तो आज हम सिर्फ क्रॉप्स के बारे में ही पढ़ते थे अभी तक। आज हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुए कि जिसकी वजह से फिर किसानों को कुछ फ़ायदा मिला। तो अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देखते होंगे क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी क्यों? क्योंकि जो किसान अपने खेत में काम करता है उसको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साल भर अपने खेत में काम करके उसके बाद जब वहाँ से फसल ना निकले तो वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। उसको बहुत सारे, क्योंकि घर जो है पूरा उसी पे चलता है। अगर हम बात करेंगे कि हाँ, ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है वो किस पे निर्भर करती है, वो किस पे इन्हिसार करती है, दिस ऑन दिस एग्रीकल्चर। और जब यही एग्रीकल्चर दिन ब दिन पीछे चला जाएगा, लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे, लोगों को कोई फ़ायदा न मिले इस एग्रीकल्चर से, तो फिर किस लिए एग्रीकल्चर। अगर हाँ ये देख लीजिए आप 40% और 40% में ही आल जो लोग हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है। कुछ एक जगह इवन की जो 60% है वो इन जो प्रोडक्ट्स यहाँ से एग्रीकल्चर से निकलते हैं उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो दैट मीन्स कि मोर देन 80% पीपल आर डिपेंडिंग ऑन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर यही एग्रीकल्चर सेक्टर फिर से डाउन हुआ, लोगों को इससे कोई फ़ायदा न मिला, या खेतों में काम करके फिर कुछ हासिल न हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आने वाली जो नस्ल होगी उनको फूड स्केर्सिटी हो जाएगी। वहाँ पे जो कि लोग अब खेतों में काम नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ से खेतों में डायरेक्टली जो काम करते हैं और इनडायरेक्टली यहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, आपने देखा कितने सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कितने सारे फसलें निकलती हैं जो हम इंडस्ट्रीज में बेचते हैं। और वहाँ पे कौन करते हैं काम, दैट देयर आर ह्यूमंस दे वर्क देयर। तो वो काम करते हैं तो उनकी रोजी पे भी असर पड़ता है। तो इसीलिए जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे, हद से ज़्यादा ज़रूरी थे। अब क्या हुआ, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी। अब इसमें क्या हुआ, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। छोटी छोटी जो जमीन के हिस्से होते थे, अब किसान छोटी सी जमीन में कितना सा निकालता था, अब इन छोटी छोटी जमीन को बड़ा मिला के इनको बड़ा बना के और इनको इनमें क्या करना है, इनमें काश्तकारी करनी है। और एबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी, और जो जिम्मेदारी सिस्टम था कि एक आदमी पूरे गांव का मालिक हुआ करता था, उसकी जो जितनी ज़मीन हुआ करती थी वो उसी की थी वहाँ जो गांव में, और वो लोगों से काम करवा के उनसे उनकी साल भर की मेहनत खुद खा जाता था। तो ये उन्होंने फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वो ये था कि छोटी छोटी जो ज़मीन के टुकड़े हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बोला कि जो लैंड जो है ये बिल्कुल कम होती जा रही है। आप बोलेंगे कैसे, आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि जब ये ज़मीन बांटी जाती है, आपके दादा के पास इतनी ज़मीन है, अब उसके बेटे हुए 3, हम मानेंगे 1, 2 और 3, तो अलग अलग ज़मीन अब मिली, उनको अलग अलग ज़मीन मिली। अब इतनी सी ज़मीन आपके वालिद की है, आप से कि आप 2 भाई हो, तो इसका मतलब इसमें भी 2 हिस्से हुए, तो ज़मीन दिन ब दिन कम होती जा रही है। और इसमें आप कितनी काश्त करोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर कहाँ बनाओगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम दूर दूर रहना पसंद करते हैं, और ज़मीन में हम उसी ज़मीन में हम घर बनाते हैं जहाँ से हम काश्तकारी करते थे। तो लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हुई, कब हुई थी, 1947 में। उसके बाद
जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब क्या हुआ कि आगे जाके हमें 5 साल में क्या टारगेट है, हमें कौन सा टारगेट देखना है, उसको उस टारगेट को हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उस 5 ईयर प्लान उन्हीं को बोलते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स का हमें करना क्या है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो क्या था, लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस, ताकि किसानों को कैसे हम फायदा दे सकते हैं, उनके जो मामला थे वो कैसे हम हल करेंगे, उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो कैसे क्लियर किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसमें मेन ये था कि टू एबॉलिश लैंड डिस्पैरिटी अमंग पीपल, क्योंकि जो जिम्मेदारी सिस्टम था, क्योंकि मैंने आपको बोला लैंड वाज द होल्डिंग्स ऑफ दिस वेरी लैंड वाज अंडर वन पर्सन, एक ही बंदा उस जमीन का मालिक हुआ करता था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने क्या कि जो ये जमींदारी सिस्टम ये हम खत्म करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लोग जो लैंड डिस्पैरिटी है, किसी के पास बहुत सारी जमीन है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो हैव एंड हैव नॉट्स था। हाँ, तो वो क्लियर करने के लिए क्या किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये टारगेट रखा गया। उसके बाद क्या किया, प्रोविजन फॉर, अब क्या किया, ये किया उन्होंने प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। अब नेचुरल क्लाइमेट है, कुछ भी हो सकता है, तो अब लोगों को क्या करना है कि अगर इनको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस, क्रॉप का इंश्योरेंस किया गया, क्रॉप का इंश्योरेंस किया गया। वो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर ड्रॉट हुआ, सूखा पड़ गया, यहाँ फ्लड्स आए, यहाँ साइक्लोन आए, क्योंकि ये सब नेचुरल है, फायर है या डिजीज नेचुरल है। अब किसान क्या करेगा, इसने अपनी पूरी जो मेहनत की थी, पूरा साल इसने खेत में लगाया, और वहां से क्या हुआ, ड्रॉट हुआ, वहां पे बारिशें नहीं हुई, वहां पे या फ्लड आ गई, या साइक्लोन आ गए, या आग लग गई, या कोई बीमारी लग गई इसको। अब किसान ने कर्जा लिया था, किसान ने मेहनत करके, मतलब सब कुछ दाव पे लगा के उन्होंने ये तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको क्या हुआ, आखिरकार उससे मिला कुछ नहीं। और किसान क्या करते, वो खुदकुशी करते। और उस चीज को रोकने के लिए, किसान को परेशान ना होने से रोकने के लिए, उन्होंने क्या किया, क्रॉप इंश्योरेंस। अब जब क्रॉप को कोई नुकसान होगा तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगा, इंश्योरेंस दिया जाता है, क्रॉप का इंश्योरेंस दिया जाता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक्स फॉर लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स। इसके अलावा जो बैंक्स है, ग्रामीण बैंक्स है, ग्रामीण मतलब गांव में बैंक्स बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, छोटी छोटी सोसाइटीज बनाई गई, बैंक्स बनाए गए, जो क्या देंगे, लोन फैसिलिटीज टू द फॉर लोअर रेट्स। इससे पहले क्या हुआ करता था, जो किसान होते थे, ये कर्जा लेते थे किसी अमीर आदमी से कि कहीं और जगह से, और वहां से इनको जब उसकी भरपाई नहीं होती थी, जब वो उनको पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि फसल कम निकलती थी या कोई और प्रॉब्लम की वजह से वो पे नहीं कर पाते थे, तो उसके बाद उनको वो ज़मीन अपनी उस बंदे को देनी पड़ती थी। वो एक्चुअली हम कह सकते हैं वो डेथ ट्रैप था। तो वो उस ट्रैप में फंस जाते थे, उनको सूद दर सूद देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा उनको वहाँ पे उसमें सूद देना पड़ता था। अगर हम बात करेंगे, अगर उन्होंने 1,000 रुपया लिया था, तो उनको 2,000 या 3,000 रुपये वापस करने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोच के ये बनाया, बोला कि अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक से बनाएंगे या सोसाइटीज बनाएंगे, जो उनको लोन देंगे, मगर क्या, लोअर रेट्स पे, ताकि किसान उनको वापस भर सके, उस पर कोई बोझ ना बने। तो स्कीम्स बनाई गई, केसीसी बनाया, PAIS या MSP। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, आपको पता है, उस पर लोन दिया जाता है। तो PAIS, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर किसान को कोई प्रॉब्लम होती है, तो पर्सनल जो उसका अपना इंश्योरेंस है, तो उसके जो घर वालों को, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या है, कि अगर फसल कम निकली या ज़्यादा निकली, तो फिक्स रेट होती है, कि अगर आपने वीट निकाला, हम बात करेंगे वीट, आपका 1 क्विंटल या आपको 3,000 रुपये में
₹3000 में गवर्नमेंट लेगी, ₹3000 में। अगर आपको 10 क्विंटल निकले फिर भी आपको ₹3000 में लेगी। आपको 50 क्विंटल निकले तो फिर भी गवर्नमेंट ₹3000 पे ये आपसे ये वीट लेगी। तो इसका मतलब है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड रेट्स बनाए गए ताकि किसान को ये परेशान ना हो कि अगर मैंने मेहनत की तो मुझे ज़्यादा मिला तो उससे रेट्स डाउन हो जाएगी, या मुझे कम निकला तो अब जो वो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा। तो आई होप कि आपको ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्लियर हुआ होगा क्या क्या इसमें था। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में आप देखेंगे ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, वाइट रेवोल्यूशन जो डायरी जो हम दूध के बारे में बात कर सकते हैं, डायरी जो प्रोडक्ट्स है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया उन्होंने, दिस इज इक्विप्ड विथ मॉडर्न एरियाज मींस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया इसमें क्या किया उन्होंने, जो मॉडर्न मींस ऑफ एग्रीकल्चर है, नए नए तरीके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए। फर्टिलाइजर्स उसमें जो हम जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो हाई वैरायटी के हों, या उसमें ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, छोटे से हिस्से पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो। हाँ, पेस्टिसाइड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ये अच्छे से होने चाहिए। अगर हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे, जो हम आजकल के दौर में हम कहेंगे जो डायरी फार्म रखते हैं उनको अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है। उनसे जो उनके पास जो गायें होती हैं उनको उनकी दवाइयाँ, वो जो दूध वहाँ से निकालते हैं उनको अच्छी जगह पे भेजा जाता है। वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं दूध के। ये है, हम कह सकते हैं बटर है, चीज़ है, घी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे हुई। तो ये ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन क्या था, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स थे। उन्होंने क्या किया, इससे भी लोगों को फ़ायदा मिला क्योंकि आजकल फैसिलिटीज़ मिलती है। इससे इसके अलावा आप देखते हैं कि आज लोन पे आपको जनरेटर मिलता है, आपको ये वाटर मोटर मिलते हैं, या कुछ भी जो आपको आज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। गायें जो है वो भी आपको लोन पे मिल सकती, ये गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी रखी है। तो दीज आर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए एग्रीकल्चर या डायरी फार्म को, डायरी सेक्टर को हम डेवलप करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। कि आपको गाय से दूध लेना है, आज मशीन आपको मिली है जो वो खुद दूध लेती है, आपको दूध लेना ही नहीं है, बंदा वहाँ जाएगा, वो मशीन फिट करेगा, उसके साथ खुद ब खुद दूध आएगा। तो दैट मीन्स कि अब लेबर भी कम हो गया है, अब लोगों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती जो इससे पहले हुआ करती थी, और इनपुट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। दीज आर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। अब उसके बाद इसी के साथ साथ एक और चीज़ है, बोदान ग्रामदान। आपकी बुक में आप देखोगे वहाँ पे बोदान ग्रामदान मोमेंट मैंने इसके साथ लिखा है क्योंकि ये मोमेंट एक थी। ये बोदान और ग्रामदान क्या है, बोदान ये हिंदी लफ्ज़ है और ग्रामदान भी हिंदी लफ्ज़। बो हो गया ज़मीन, हाँ, दान हो गया जो हम जो कहीं पे हम देते हैं, लाइक जिसको हम आलमस बोलते हैं, जिसके हम कहीं पे वक्फ करते हैं, कोई चीज़ हम वक्फ करते हैं। तो ज़मीन किसी को देना हो गया बोदान, ग्रामदान हो गया, ग्राम हो गया गांव, दान यही किसी को देना, तो गांव देना किसी को, ज़मीन देना किसी को, या गांव किसी को देना। अब हम देखेंगे ये गांव देना या ज़मीन देना है क्या। तो विनोबा भावे वाज गांधी जी स्पिरिचुअल हायर। तो स्पिरिचुअल हायर क्या था, जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी थी, ये बहुत ही ज़्यादा उस पर मुतासिर हुए थे विनोबा भावे। और जो गांधी जी के पैरोकार हम कहेंगे, जो उसको फॉलोअर थे, तो विनोबा भावे बहुत ही ज़्यादा उसके फॉलोअर थे। तो ये जब गांधी जी यहाँ गुजर गए, जब उसको मारा गया, नथुराम गॉडसे ने उसको मारा, उसके बाद जो उसकी फिलॉसफी थी उसको आगे बढ़ाने की, या जो उसकी जो स्पिरिचुअलिटी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए विनोबा भावे ने बहुत ज़्यादा काम किया। वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ग्राम स्वराज। तो ये जो गांधी जी बोलते थे कि ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज,
तो क्या ग्राम स्वराज का मतलब क्या है? गांव जो है वो खुद इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो। डिपेंडेंट क्योंकि वहां से हर एक गांव इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पे डिपेंड ना करे, क्योंकि उनके पास खुद अपने रिसोर्सेस हो। तो ये इसके बहुत ज्यादा इसके हक में थे, नहीं गांव जो है ग्राम स्वराज्य होना चाहिए। तो विनोबा भावे ने क्या किया, इसने स्टार्ट किया, विनोबा भावे स्टार्टेड पद यात्रा। स्टार्टेड पद यात्रा। पद यात्रा मतलब ये भी हिंदी हिंदी लफ्ज है। पद यात्रा मतलब पैदल चलना शुरू इसने किया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे। ये कौन सा किस लिए जाता था? टू स्प्रेड गांधीन मिशन, जो गांधी जी ने दिया था, जो मिशन उसका था, वही लोगों तक पहुंचा रहा है। कौन? विनोबा भावे। तो उसके बाद क्या किया इसने? लेक्चर इसने दिया पोचमपल्ली में। ये हर जगह पे जाता था, तो वहां पे एक जगह है पोचमपल्ली, वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वहां पे ये लेक्चर दे रहा था, कैसे ग्राम स्वराज हो जाएगा, तो ये उनको बता रहा था। तो विलेजर्स डिमांड फॉर सम लैंड, तो विलेजर्स ने उनको बोला कि आप बोल रहे हैं कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, गांव इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन आप हमें बताइए, जब हमारे पास जमीन है नहीं तो हम कहां से, क्योंकि जमीन तो किन के पास हुआ करती है? जमींदारों के पास। तो हमारे पास जमीन है ही नहीं, तो हम कहां से गांव को इंडिपेंडेंट बनाए? तो ये जो विनोबा भावे होते हैं, ये उनसे कहते हैं कि कोई नहीं, मैं जो गवर्नमेंट है, मैं उनसे बात करूंगा, तो उनको बता दूंगा, वो कोई ना कोई प्रोविजन निकालेंगे ताकि वो आपको जमीन दिला दे। तो वहां पे एक आदमी होता है श्री रामचंद्र रेड्डी। श्री रामचंद्र रेड्डी, वो क्या करते हैं? वो उठते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ऑफर करता हूँ 80 एकर्स ऑफ लैंड। किन लोगों को? 80 लोगों को मैं ये अपने जो 80 एकड़ की जमीन, ये उनको देता हूँ। तो अब क्या करते हैं? ये वहां पे दान करते हैं ना। हाँ, तो इसी को बोलते, अपनी जमीन उसकी थी, अब उसने क्या किया? उसने दूसरे लोगों को दिया। तो यहाँ पे अब ये क्लियर हुआ, दिस इज कॉल्ड बोदान। हाँ, जमीन को दान करना, जमीन को किसी और को देना। तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट जो है ये आगे बढ़ता गया। सम जमींदार ओनर्स ऑफ मेनी विलेज, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो गांव को जिनका कब्जा हुआ करता था, तो विलेजर्स ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम पार्ट्स ऑफ देयर लैंड टू पुअर फार्मर्स। अब क्या हुआ? जो जमींदार थे जो जिन्होंने गांव पे कब्जा किया हुआ था, वो क्या करते हैं? वो अपनी जो जमीन होती है गांव में, जो जमीन, वो अब लोगों को देना शुरू कर दिया। तो अब वो जो गांव थे वो आजाद हो गए, किन से? जमींदारों से। अब लोगों की जमीन उनकी अपनी हो गई, जो वो उस गांव की जमीन थी वो उनकी अपनी जमीन, और वो गांव उनका अपना गांव बन गया। तो तभी इसको नाम पड़ गया ग्रामदान। हाँ, कि जमींदार ने अब जो गांव था, जो उनके कब्जे में था, अब उसको दान किया, अब उन्होंने लोगों को दिया, तभी इस मोमेंट का नाम पड़ा गोदान, ग्रामदान। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं ब्लड लेस रेवोल्यूशन। ब्लड रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इतना बड़ा काम, लोगों को जमीन मिली, लेकिन उससे एक जरा भर की लड़ाई भी नहीं हुई, कोई मसला भी खड़ा नहीं हुआ। आई होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा। नेशनल रिफॉर्मर्स, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, बोधन गामधन मूवमेंट। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, दैट विल बी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। वो हम कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।